वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एक खास मेहमान से। हमारे साथ आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे JNK के क्या है हाल और क्या लग रहा है वहाँ पर। चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात चल रही है और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन सब में गुलाम अहमद मीर साहब क्या देखते हैं। गुलाम अहमद मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। शुक्रिया संजय जी। जी गुलाम अहमद साहब, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वर्तमान में आपको क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से अभी एक बैठक भी दिल्ली के अंदर हुई, इसे लेकर भी हम जानेंगे कि आप उसे क्या देखते हैं, उस बैठक के नतीजे को क्या मानते हैं। नहीं, संजय जी, हमने लगातार कहा जो बैठक हुई है ये तो एक अच्छा स्टेप था। हालांकि हमारे देश में जमहूरियत है और जमहूरी तरीके हैं सरकारों को किसी नाराजगी को, किसी परेशानी को हल करने का। हमेशा 70 साल से यही रहा है कि अपने देश के अंदर के लोग अपने देश के किसी खित्ते में उनके साथ युद्ध नहीं सरकारें लड़ती हैं, बल्कि उनको जमहूरी तरीके से बातचीत में एंगेज करते हैं। जो गिले शिकवे होते हैं, कमियां पेशे होती हैं, उसको उन रास्तों से किया जाता है। मगर जम्मू कश्मीर एक वाहिद खिता रहा, खासकर पिछले 2 साल से, कि जो भी जम्मू कश्मीर के बारे में फैसले लिए गए उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया, बल्कि दिन में भी अंधेरा बना करके, लोगों को बंद करके ऊपर से सरकारों ने फैसले लिए। नहीं मीर साहब, ये बात आपने जो बोली है ना, इसी पे एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। ये बात हर कोई बोलता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के इतने बड़े बड़े नेता आप लोग जिताकर भेजते हैं दिल्ली के अंदर, वो करते क्या हैं फिर? आप बताइए ना, कितने सालों से आप बताइए, क्या भारत सरकार के अंदर मंत्री नहीं रहे वो? नहीं, या आज भी उनका कद नहीं है उस लायक कि वो जाके किसी से मिल सके? क्या कोई मना करता है उन्हें? ये बात तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना, जो यहाँ से चुन के नुमाइंदा बन के गए हैं। कौन आप लोगों को भी तो पूछनी चाहिए ना उनसे। भाई भले ही वो आपके विपक्ष के लोग हैं या वो अलग पार्टियों के लोग हैं, लेकिन उनका फर्ज भी कुछ बनता है ना। बात तो आप सही कह रहे हैं। यही तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नाराजगी है वो यही है। जो अगर यहाँ से चुन के गए या कहीं से चुन के आए, एक जमहूरी सरकार बनी, उसको अपने लोगों के साथ में किस तरह से डील करना था वो डीलिंग नहीं हुई, बल्कि गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल करके यहाँ पर फैसले लिए गए। उसके बाद में जो अब प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें सब लोगों ने अपने अपने ग्रामर के हिसाब से बात रखी। मेरे ख्याल से यही तरीका पहले से भी किया जा सकता था। जरूरी नहीं कि जो लोगों ने, लीडरों ने बातें रखी सब प्रधानमंत्री मानेगा, या जो प्रधानमंत्री सोच रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में वो सब कुछ सही होगा। जब बैठते हैं, मिल बैठते हैं, कुछ दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, तो एक बीच का रास्ता बनता है जिसमें अवाम भी खुश रहता है। मीर साहब, यही मैं जानना चाह रहा था कि भाई जैसे आप हैं, चलिए आप लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं कि आप दिल्ली के अंदर नहीं मिल सकते, क्यों? कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो सदाबहार हैं, लगातार दिल्ली के अंदर दस्तक देते रहते हैं। सरकार कोई भी आए, मंत्री पद उन्हीं के पास रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर वो ये कहते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा जी, कश्मीर तो लुट गया जी, वहां कुछ नहीं है जी, युवा परेशान है जी। भाई आप इतने दिनों से मंत्रालय चला रहे थे, तब क्या किया? मैं वही कह रहा हूं, आपकी बात जहां आप इंडिकेट कर रहे हैं बिल्कुल सही, मैं आपके साथ सहमत हूं। मगर ये बात का जवाब तो उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है वो उसका जवाब दें कि आपने इतनी देर लोगों की नुमाइंदगी लेकर दिल्ली बैठे हैं, आपको हर बड़े फोरम में बिठाया गया, आपने क्या रिटर्न जम्मू कश्मीर के लोगों को, कहां उनकी आवाज आपने की, या आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं तो एक जमीनी वर्कर हूं, ग्रास रूट से उठा हूं, और अपने क्षेत्र के बीच में जो मैंने महसूस किया, जो मैं फील करता हूं, वो मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूं। जी नहीं, बिल्कुल मीर साहब। अच्छा, अगर देखें वहाँ युवाओं को लेकर, जो युवाओं के अंदर एक हम बात करें, जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए था, ये कोई अभी की 2 साल की बात मत कीजिएगा, मैं कर रहा हूँ पुरानी बात, कि आप शुरू से लीजिए और आज तक की बात हम करेंगे। जो युवाओं को मिलना चाहिए था, जो युवाओं के लिए होना चाहिए था, वो जो कमी रही है, उसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? क्योंकि यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, कह देना बड़ा आसान है, क्योंकि मीर साहब मैं लगातार आपको देखता रहा, बहुत सारी चीजें आपकी मैंने सुनी है कि आप लगातार बेबाक बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को मानते भी हैं।
आखिर भारतीय जनता पार्टी तो चलिए अब 2 साल से हम कहेंगे कि वहां पर जो भी हो रहा है वो 2 साल का एक इशू हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो इतने वर्ष गए, क्यों वहां पर ऐसी स्थितियां पैदा हुई? क्यों वहां पर जो युवा था वो बेरोजगार हुआ? क्यों वहां पर जो जन्नत कही जाती थी वो जन्नत नहीं दिखी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कोई एक दिन में कोई खेल होता नहीं है जी। ये तो कंटिन्यूएशन में पिछले 70 साल से आप खूबसूरती के साथ जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से एतमाद साजी में नहीं लाया गया, और ये एक डिफरेंट तरीके से ये खित्ता 1947 में भारत के साथ खुशी खुशी जुड़ा है। मगर जो कंडीशन, जो सियासी उसमें थे चीजें, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को उसमें एतमाद में न लेते हुए उनको एतमाद कम हुआ। दूसरी बात, ये एक हिंदुस्तान के आखिरी कोने पर एक खित्ता है, और इस खित्ते में आप अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर के नक्शे को, 98% जो हमारी पेरिफेरी बॉर्डर है, जो हमारी मतलब सर्कल में है, 98% कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ, पीओके के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे ही मुल्कों के साथ में है, और मात्र 2-2.5% हम अपना भारत के साथ में है। तो जो हमारी मुल्की पॉलिसी रहती है इन पड़ोसियों के साथ अच्छी रहती है, तो उसके अच्छे इम्प्लीकेशंस यहाँ लोगों को भुगतने पड़ते हैं। जब कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट का खामियाजा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। जो हमारे बॉर्डरों पर रहते हैं, उनकी मतलब जिम्मेदारी नहीं होती, किसानी नहीं होती है, व्यापार नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, वो एट पार विद द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री अपने आप को बूस्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा उस सिचुएशन के शिकार रहते हैं। उसी लिए हमने भारत सरकार को, मैं जब इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर को मिला ऑल पार्टी में, मैंने तब ये चीजें कही। मैंने कहा जो भी दिल्ली में सरकार में है, आप ये मत सोचो कि वो कोई मेजॉरिटी वाला हिस्सा है, मुसलमानों का हिस्सा है या हिंदूज का हिस्सा है। ये एक सेकुलर स्टेट है, इसमें सारे धर्म रहते हैं और भारत के ही है। जो भी भारत का हुक्मरान है उसको ये देखना है कि कहीं मेरी इंटरनेशनल पड़ोसियों के साथ की पॉलिसीज का खमियाजा, नेगेटिव असरात कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा उठाने पड़ते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे रियासतें जिनको थोड़ा थोड़ा एरिया हमारे दूसरे ममालिकों के साथ रहता है, मगर जम्मू कश्मीर तो बाय एंड लार्ज 95-98%। मौसम का भी मार हमें, बॉर्डरों का भी मार हमें, ट्रेड हमारा कुछ नहीं है, रोजगार के जरिए नहीं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज नहीं यहाँ पर, फैक्ट्रीज नहीं यहाँ पर। तो जैसे बाकी रियासतों में है मिला जुला के चलता है, सरकारें सब जगह नौकरी नहीं दे पाती हैं, सरकारों का एक लिमिट होता है। तो मगर बाकी एवेन्यूज बाकी रियासतों में है, जो एवेन्यूज इस जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसके लिए ध्यान देना। अगर पास्ट में कोई कमी रही है, मगर उसका मतलब नहीं पास्ट ने नहीं किया तो आज हम नहीं करेंगे, आज हम नहीं करेंगे कल कोई और बैठेगा वो भी नहीं करेगा, भाई ये तो एक रेड जोन एरिया है यहाँ नहीं करेंगे। ये सरकारों को बूस्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, मल्टीनेशनल कंपनीज को। जो आजकल जमाना है कि उसमें नौजवान लोग पढ़ लिख के उसमें अपने आप को एंगेज करें, अपना घर पालें, अपना रोजगार कमाएं, वो दिखते हैं इस खित्ते में ज्यादा। उसका हम इलाज चाह रहे हैं। हम कोई खुदा खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे उत्तर प्रदेश को मत दो, जम्मू कश्मीर को दो, हरियाणा को मत दो, जम्मू कश्मीर को दो। हम कह रहे हैं कि जितने एवेन्यूज बाकी रियासतों में अवेलेबल है, उस तरह के एवेन्यूज जम्मू कश्मीर में क्रिएट करो। लाखों लोगों को यहाँ घर बैठे अपना रोजगार मिल सकता है। ये हमारा कहना है। नहीं, बिल्कुल मीर साहब, एक महत्वपूर्ण बात और है। शिक्षा की जब बात होती है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य वहाँ होने चाहिए थे उससे लेकर भी लगातार सवाल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उसको लेकर अब जो काम होने चाहिए उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत हो चुका। हर बार ये कहा जाता है कि यहाँ ऐसे हैं, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो है, यहाँ यही वापस कर दो। उससे अलग हटकर बात विकास को करने के लिए क्यों नेताओं की जुबान लड़खड़ा जाती है? ये मांग नहीं होती कि वहाँ पे महाविद्यालय बनना चाहिए, ये मांग नहीं होती यहाँ अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए, ये मांग नहीं होती यहाँ जो रोजगार ठप हो गया था, जो एक शिकारा चलाने वाले लोग, या डल झील की हम बात करें जिसे कहा जाता था कि धरती पर एक और स्वर्ग है, तो वो वहां है, उसको लेकर उसके विकास की बात नहीं होती। बात क्या होती है कि पाकिस्तान आके हस्तक्षेप करे,
बात होती है वो कि युवाओं का यहाँ दमन हो रहा है, बात होती है यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वापस कर दिया जाए, ये मुल्क हमारा नहीं है, कोई कुछ कहता है। इस तरीके की बात की जगह बात वो विकास पर क्यों नहीं होती मीर जी? संजय जी, इस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूं। कम जी से कम कांग्रेस पार्टी के 70 साल के पीरियड में या आज भी इतने परेशानी के बीच में आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के जबान से ऐसी कोई बात नहीं कही होगी कि जो हमारे मुल्क के खिलाफ जाती हो। जी हमारा तो स्ट्रेट रूट है, मैं तो उसकी नुमाइंदगी का। तो जो लोग वो लैंग्वेजेस करते हैं, तो कई बार तो उन्हीं को मतलब दिल्ली वाले गैंग कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं, मगर जब दावत होती है तो सीरियल नंबर 1 पर उन्हीं को दावत जाती है, तब भी लोगों को कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। उसको भी जो मरकज में बैठे हैं लोग, उनको ये चीज भी देखना पड़ता है कि देखना चाहिए, कल हम किसी शख्स को, किसी लीडर को ये नाम देकर कह रहे हैं क्योंकि उसने ऐसा कहा है, और जब इतने बड़े फोरम पर बुलाने की बात है तो सीरियल नंबर 1 पर तो पहला प्लेटफॉर्म दावत उसी को जाती है। तो कहीं कथनी और करनी में फर्क दिल्ली में भी है। जब वोट बटोरना होता है तो जम्मू कश्मीर को टारगेट बनाओ, जम्मू कश्मीर से कोई शगुफा निकालो और कहीं पूरे भारत में वोट ले लो। वोट हो गए तो फिर दोस्ती हो जाती है। तो ये जिगजैग जो दिल्ली में भी पॉलिसीज है, सही लोगों को, जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, एक सोच लेकर चलने वाले लोग हैं, उनको कहाँ वो चलने देते हैं। उनको भी उसी तरह के मेगाफोन चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, जो कभी उधर कहें इधर कहें, उससे शायद उनको दोनों एक्सट्रीम साइडों को फायदा होता होगा। मगर बिल्कुल कांग्रेस की वो पॉलिसी नहीं है। कांग्रेस तो स्ट्रेट अवे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। पहले अपने मुल्क को मजबूत करने की बात है, उसके बाद जो हमारे पड़ोसियों के साथ में जो चीजें आमने सामने बैठने की जरूरत है, उन चीजों को हमेशा से चलाते आए हैं, और आगे भी उनको जो असर करते हैं अपने लोगों पर, जो नेगेटिव असर अपने लोगों पर करते हैं, उसका दर्द दिल्ली में भी महसूस होना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर भेजना चाहिए कि भाई ये मर्ज आ कहां से रहा है, उसका इलाज क्या है। बातचीत से इलाज है, कोई और तरीका इलाज है, वो इलाज करो, मगर ये सिलसिला नहीं चलना चाहिए। आखिरकार अब नया नौजवान आया है, मॉडर्न नौजवान, साइंटिफिक तरीके से डिजिटल इंडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में जो रहा है, वो सवाल है उसको कि क्यों ये 70 साल से ये सारी चीजें पड़ी है। क्यों ना 7 दिन में, 70 महीने में, 70 दिन में ये आपस में बैठ करके निकाले और हमारा टेंशन खत्म हो जाए। वरना हम रोज मेगाफोन से किसी की बात, अगर ये रास्ता सही है तो इस रास्ते को चुनो। ये चीजें दिल्ली को एक पॉलिसी के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत में, आज की दिल्ली हो या कल की दिल्ली रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं आपकी तरह कि मैं नहीं, आज ही दो साल के अंदर ये क्यों नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अगर पास्ट में भी कोई कमी रही तो कमी रही, उसको इस सरकार को इस मेजॉरिटी की बुनियाद पर हल करना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक चीजें किसी नए रंग पर पड़ेंगे, फिर उसकी हमें नई तूती सुननी पड़ेगी। मगर खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोग, कन्फ्लिक्ट के शिकार जम्मू कश्मीर के लोग, कंफ्यूजन और टेंशन के शिकार जम्मू कश्मीर के लोग, और खासकर नौजवान, नई पीढ़ी। बिल्कुल मीर साहब, अगर हम बात करें विकास की, तो विकास का अब ढांचा क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, कमी कहाँ है? देखो संजय जी, ऐसा नहीं है, जितनी हमारी आमदनी स्टेटों की होती है और जितना असिस्टेंस दिल्ली से मतलब मिलती रही है, उसके मुकाबले में इस खित्ते में एक सिलसिलावार तरीके से तकरीबन बुनियादी चीजें सारी मौजूद है जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि जो कई चैनल्स कहते हैं कि आज तक 70 साल से कुछ नहीं हुआ, सड़क नहीं थी, टनल नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, जहाज नहीं था, स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर से आपको, आप देख रहे हैं जब सिविल सर्विस एग्जाम आते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी भी इन कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी सबसे ज्यादा कोटा अब भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हासिल करते हैं। जीनियस बच्चे हैं। लॉकडाउन के दरमियान भी घर में पढ़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान को 1.5 साल का लॉकडाउन झेलना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बच्चे तो 4 साल बल्कि 6 साल से लॉकडाउन में, स्कूल नहीं चल रहे हैं, स्कूल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस, वो मतलब काबिल तारीफ है। ऐसा नहीं है। तो बल्कि एक तरीका एक जमात ने खड़ा कर दिया, सिर्फ देश और दुनिया के सामने ये शो करना कि नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ तो इन 7 सालों में क्या हुआ?
आप टनलों का इनाग्रेशन करने जा रहे हो, ये टनल तो दिए हुए पिछली सरकार के। आप नेशनल हाईवेज के फीते काटने जा रहे हो, ये दिए हुए कांग्रेस सरकार मीर के, साहब, हम यही तो कह स्टेट रहे की हैं कि मिलीजुली अब जो सरकार से। विकास का ढांचा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कमी होना लगती है आपको, यही कह रहे हैं हम। होना चाहिए, होना चाहिए। देखो, एक होता है कि आज क्या चाहिए हमें, जी। एक प्लानिंग होनी चाहिए आज के 30 साल के बाद, आज से 25 साल के बाद जम्मू कश्मीर का अवाम कैसे आगे बढ़े, उसके लिए बुनियाद आज डालनी होती है। ये नहीं कि आज मैंने कोई अस्पताल सैंक्शन कर दिया, ये तो चलो बिल्डिंग बन गई, मगर हमें हमारी आबादी को इस कंफ्लिक्टेड जोन में, इन बॉर्डरों में रहने वाले लोगों के लिए, इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा एग्रीकल्चर भी नहीं है, यहाँ ज्यादा कोई फैक्ट्री भी नहीं है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जरिए आमदनी कम है, खर्चे अखराजात ज्यादा है। उस चीज की प्लानिंग सरकारों को करनी चाहिए कि हम किस किस तरीके से इस पसमानदा इलाके को, यहाँ के लोगों को कैसे हम आमदनी बढ़ाएं, कैसे इनका फ्यूचर बनाएं। बल्कि जो कुछ था वो तो इन 2 सालों में ले गए। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, यहाँ छोटी छोटी मतलब जो लोग काम करते थे, हमारे नाले हैं, हमारे मतलब ये रेता निकलता था, बाजरी निकलती थी, माइन्स थे, क्वारीज थे, ये तो लोकल लोग यहाँ निकालते थे, सरकार को अपनी रॉयल्टी देते थे, अपना 50-50 लोग अपना रोजगार चलाते थे, उनके घर चलते थे। 2 साल यूटी बनने के बाद में वो सारा लोकल लोगों को बंद किया, उसको आउटसोर्स कर दिया गया। इस वक्त एक भी जम्मू कश्मीर का आदमी उसमें 4 आने कमाने के काबिल नहीं है। वो सब नॉन स्टेट वालों ने टेंडर लिए, बड़े बड़े लोगों ने लिए, तो उससे भी जो कुछ था वो भी निकाल रहे हो आप। हर एक आदमी को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो। आपने सरकारी नौकरी के अलावा एवेन्यूज, आपको यहाँ के ट्रेड को बूस्ट करना है, आपके यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करना है, यहाँ के हार्टिकल्चर को बूस्ट करना है, यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना है, यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना है, जो भी इस खिते में हो सकता है। ये 4-5 चीजें आप प्रायोरिटी पर लीजिए, उसको मिशन मोड में ले लीजिए। जो भी सरकार है जिसके बस में है, सियासत मत देख लीजिए उसमें, आप सिंसियर ये 4-5 एरियाज में काम कीजिए, एक रोड मैप बनाइए। 4 साल में हम क्या कर सकते हैं, 10 साल में क्या कर सकते हैं, 15 साल में क्या चीज हो जाएगा, उसका रोड मैप लोगों के सामने रख लीजिए, आप देख लीजिए, यहाँ इत्मीनान पैदा होगा। बिल्कुल मीर साहब, बहुत सारी बातें आपने बताई। अगर हम बात करें मीर साहब, परिसीमन को लेकर भी बात हो रही है, चुनाव को लेकर भी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही चुनाव भी होने चाहिए, परिसीमन भी होना चाहिए, उसे लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमने कहा था, ये आल पार्टी में बात उठी थी, हमने कहा था वहां पर कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बाबू की सरकार है, जो ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है पिछले 2-2.5 साल से, उससे लोग ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है। सरकारी बाबू आम आदमी की बात नहीं सुन पाता है, दरवाजा नहीं खोलता है, कागजी काम तो वो करता है, रोज की मतलब अखबारी खबरें तो बनती हैं, मगर जमीनी सतह पर आम आदमी इस खित्ते में बाबू तक नहीं पहुंच पाता है, ना बाबू वो समझ पाता है, उसका एक लिमिट टाइम होता है। इसीलिए हमने कहा जितना जल्द हो सके यहाँ के लोगों को एक जमहूरी तर्जमल से एक पॉलिटिकल प्रोसेस और एक पॉपुलर सरकार दीजिए, जिसमें वो अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अपना सरकार, अपना प्लान खुद करेंगे, और जो ग्राउंड सतह पर जो आम लोग हैं, गरीब गुरबा, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी आपके इंटरव्यू से पहले मेरे पास एक गरीब आया, वो 6 महीने से धक्के खा रहा है, उसकी बिजली बिल एक बत्ती उसकी गरीब है, अंत्योदया फैमिली है, एसटी है, और बिल आई है 27,000। तो वो परेशान है, जनाब मेरी एक बत्ती चलती है, मेरा मीटर लगा दो, जितना मैं जलाता हूं उतना मुझे फीस लीजिए। तो ये लमसम मुझे 27,000 बिल क्यों आई, ये किसने लगाई? अब वो 6 महीने से चक्कर काट रहा है किसी अफसर के पीछे, वो मिल नहीं रहा है। मेरे पास अभी आया, मैंने उस अफसर को पकड़ लिया, उससे कहा जनाब आप उसको ये बिल और अपना वो ये राशन कार्ड लेकर भेज दीजिए 1 हफ्ते के बाद में, और मैं उसको देखूंगा कैसे ये कंसेशन, क्यों ये एक्सेस बिल आई। ये मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊं, इस तरह के बहुत सारी चीजें जो एक पॉलिटिकल सरकार और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इन चीजों को रिजॉल्व करते हैं, बाबूज नहीं करते हैं। जब हमने आल पार्टी में कहा कि आप पहले उस प्रोसेस को आगे लाइए, जैसे आपने आसाम में, वहां भी आपने डिलिमिटेशन बिठाया था, मगर जब चुनाव की आपकी बारी आई
तो आपने कहा डिलिमिटेशन बाद में भी करेंगे, पहले चुनाव करेंगे। तो सेम पैटर्न यहाँ कर लीजिए, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर यहाँ र्यूमर्स बहुत थे। यहाँ ये भी था कि डेमोग्राफी चेंज करने वाली है मोदी सरकार, जम्मू को ये करने वाली है, कश्मीर को ऐसा करने वाली है, कश्मीर के खुतों को उधर काटेंगे, मतलब उस तरह के र्यूमर्स थे, पैनिक था। ये आल पार्टी में बताया, हमने कहा पहले आप स्टेट को रेस्टोर करो, क्योंकि आपने खुद अभी प्रेजेंटेशन दी होम मिनिस्टर ने कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ सामान्य है, बॉर्डर शांत है, टेररिस्ट एक्टिविटीज कम है, इन्फिल्ट्रेशन कम है, नॉर्मल सी जमीन पर है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये सारी चीजें आपके किताब के हिसाब से सब ठीक है, आपने कहा था अनुकूल माहौल आने पर हम रेस्टोर करेंगे, तो जब आप ही पढ़ रहे हो, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ रहा है कि अनुकूल है आपके हिसाब से, आप खुशियां मना रहे हो, तो स्टेट को रेस्टोर करो। क्यों आपने बाइफरकेट किया, क्यों यूटी में डाउनग्रेड किया? ये सबसे बड़ा सदमा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, कोई भी तबका हो। ये मैं नहीं, गुलाम अहमद मीर नहीं कह रहा है, ये आम जनता कह रही है। वो तो तैयार ही नहीं है सियासी प्रोसेस में आने के लिए, कह रहे हमें क्या फायदा उसका। तो इसलिए हमने वो जज्बा वहां रखा, स्टेट को रेस्टोर करो और इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो, फिर जिसको लोग चुनेंगे वो यहाँ की सरकार चलाएगा। उन्होंने हमारी अपनी मजबूरी रखी कि नहीं, उससे पहले हमें डिलिमिटेशन को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के डिलिमिटेशन को जिम्मेदारी है 7 सीटें इंक्रीज करना, 83 से 90 सीटें बनाना हाउस। तो इसलिए वो जो 7 एरियाज होंगे जहां पर भी बनेंगे, उनको ये नुमाइंदगी नहीं मिलेगी अगर हम पहले चुनाव करेंगे। दूसरी बात, उनका काम है रोटेशन ऑफ एससी सीट्स। 20-25 साल से 7 सीटें एक ही जगह स्टैग्नेंट है, उनका रोटेशन हो जाए, दूसरे गरीब एरियाज को मौका मिलेगा, वो इसका दूसरा काम है। तीसरा है एसटी तबके को 10 सीटें रिजर्व करनी है। अगर हम आज नहीं करेंगे तो शायद वो एसटी लोग सोचेंगे कि सरकारें कहती है और हमारे साथ मजाक किया, 10 सीटें रिजर्व नहीं। जब उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दी, तब कांग्रेस पार्टी सबसे पहले, हमने कहा कि अगर ये आपका एजेंडा है उसमें, और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, इसमें कोई मतलब हिच नहीं करेंगे, आप कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे, पॉलिटिकली उसमें टच नहीं करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्रोसेस आप पूरा करना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी विल सपोर्ट। करो, फिर आप पहले डिलिमिटेशन करो, टाइम बाउंड तरीके से करो, फेयरनेस के साथ करो, लोगों को समझ आ जाए कि ये तो नॉर्मल तरीका है। उसके बाद रेस्टोर स्टेट करो, इलेक्शन डिक्लेयर करो। यही 3 डिमांड्स हमने रखी। तो इसमें कोई गैर आईनी, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हमने नहीं कहा। ये सरकार की चीजें, जिसमें होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा हम स्टेट रिस्टोर करने के लिए वचनबद्ध है, पार्लियामेंट में हमने कहा है, और उसमें हमारी कमिटमेंट है, और सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, वो हमारी कमिटमेंट है। तो जब दोनों कमिटमेंट आ गई और डिलिमिटेशन चलो आज शुरू कर दिया उसने प्रोसेस, 1 महीने में ये पूरा हो जाए, तो मॉनसून सेशन आ रहा है, हमारी डिमांड रहेगी आप ले आओ, वहां पर करो रेस्टोर स्टेट। आपके होम मिनिस्ट्री के डाटा जो आपने आल पार्टी में दिए हैं, वो तो सारे आपके फेवरेबल है, तो करो रेस्टोर। उसके बाद इलेक्शन कराओ, अक्टूबर नवंबर बेस्ट मौसम है जम्मू कश्मीर के लिए, जब लोग फ्री होते हैं। और उससे क्या होगा, ये 3 आइटम सिलसिलेवार करने से लोगों की पार्टिसिपेशन हैवी चुनाव में आ जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। चुनाव तो आप कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उसमें 20-25% का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मगर उसको पॉपुलर इलेक्शन, पॉपुलर सरकार फिर कल नाम नहीं लगता है, जब तक न कम से कम इलेक्शनों में 50% से ऊपर सब जगह लोगों की पार्टिसिपेशन हो जमहूरियत में। जी, तो ये हमारा कहना। जी बिल्कुल, आज आपने अपना समय में दिया मीर साहब, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। एक सवाल आपसे अंतिम में ले रहा हूँ, कोरोना चल रहा है, वैक्सीन लग रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तीसरी लहर की भी बात हो रही है, ऐसे में आप जम्मू कश्मीर के लोगों से वैक्सीन को लेकर और जो बचाव है उन्हें लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये तो हमारे साइंसदानों ने पैदा किया है, क्योंकि पिछले कई सदियों से जब जब कोई महामारी आई, हमारे साइंसदान फोरफ्रंट पर रहे, हमें फख्र है उस चीज का। मगर ये जो उसमें शोशे चलाने वाले बीच में रहे, अलग अलग आवाज देने वाले, अलग अलग नाम देने वाले, उसमें भी मतलब दूसरी लैंग्वेजेस कही। मेरा तो सीधे, क्योंकि मैंने खुद डबल डोज लगाया है, मैं डायबिटिक हूँ, मैं समझ सकता था कि इस डोज से कितनी सेफ्टी है। वही वजह है कि डबल डोज के बाद मैं कहीं कोई एक दिन भी नहीं बैठता हूँ पब्लिक में, वर्कर्स में, उधर इधर, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस है।
इसी तरह से मैं अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को अपील करूंगा, अगर कोई अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगा पाया, उसको जल्द अज जल्द जो कैटेगरीज दी है उसको लगाना चाहिए। कल ही सुबह मेरे आसपास में एक यंग ऑफिसर की डेथ हुई है और मुझे भी बताया गया कि ही वाज पॉजिटिव और उसकी वजह से डेथ हुई है। तो वो डेथ्स बच सकते हैं, अचानक डेथ्स बच सकते हैं, मतलब जो एक्यूट सिचुएशन बीमार को आती है उससे बच सकता है। बाकी अल्लाह ताला के फैसले हैं कब किसको लेना है। तो मेरी अपील रहेगी फर्स्ट डोज वालों को फर्स्ट डोज लेना चाहिए, जिनका सेकंड डोज का टाइम आया उनको खुद जा करके डिमांड करके अपना सेकंड डोज लगाना चाहिए और सरकारों को फैसिलिटेट करना चाहिए, अवेलेबल रखना चाहिए। उसमें भी कभी ये कभी वो कंपनी कभी ये कंपनी, वो भी कंफ्यूज करते हैं। और टेलीविजन चैनल्स भी जब उसको कहते हैं इस इंजेक्शन का ये ज्यादा फायदा है, उस इंजेक्शन का वो ज्यादा फायदा है, तो अक्सर आवाम फिर कंफ्यूज होता है हेल्थ इश्यूज को लेकर। जी मीर साहब, आज आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू संजय जी। तो ये थे हमारे साथ गुलाम अहमद मीर जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के। बहुत सारी बातें उन्होंने की, आज बहुत बेबाक लगातार वो बोलते रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर को लेकर बताई और अपील की उन्होंने कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। कोरोना से जीतना है तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।